नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 26 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जहाजों पे हमला शुरू कर दिया और इसकी वजह से 11,000 लोग एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में फंसे हैं। अब पूरी अपडेट क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे और साथ ही अमेरिका अपनी बयान से ऐसा पलटा है और ईरान की ताकत ऐसी दिखी है कि इस चीज को जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि समय जो डेनमार्क है उसने इस्लाम को लेकर ऐसी टिप्पणी की है कि इस टिप्पणी को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप डेनमार्क को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजेंगे कि एक बार लगेगा कि हाँ, सच में आपका गुस्सा फूटा है। और साथ ही दोस्तों, भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है। उन घटनाओं को भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही यमन के ऊपर हमला करने की तैयारी इजराइल कर रहा है। जी हाँ, यमन के ऊपर हमला करने की तैयारी इजराइल कर रहा है और यह तैयारी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, इस वीडियो में हम आपको वो भी डिटेल में बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है और उन तमाम घटनाओं को हम आपको डिटेल में समझाएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी पत्रकारिता कैसी लगती है, सही लगती है या फिर गोदी मीडिया जैसी लगती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिका एक बार फिर से अपने बयानों से पलट गया। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ईरान ने जब अमेरिका के सामने डिमांड की थी कि हमारा जितना भी पैसा तुमने फ्रीज किया है, सबसे पहले उस पैसे को अनफ्रीज करो। अगर उस पैसे को हमें नहीं देते हो तो हम तुमसे बातचीत ही नहीं करेंगे। अब ये बात जब अमेरिका ने सुनी तो अमेरिका ने कहा ठीक है भैया, अपना पैसा ले लो। ईरान ने कहा ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान निकल के सामने आता है कि हम तुमको तुम्हारा पैसा तो देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमसे सामान लेना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपए तुम्हारे मेरे पास है तो तुम 100 रुपए का सामान मुझसे ले लो, मतलब पैसा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब ये बयान जब सुनता है ईरान तो ईरान कहता है कि ये सब चीजें हमसे नहीं हो पाएंगी। फिर दूसरी बड़ी बात जेडी वेंस ने और मार्को रूबियो ने बोली, उन्होंने कहा कि अगर ईरान को हम पैसा देंगे तो हम इतना कंट्रोल करेंगे कि ईरान उस पैसे का इस्तेमाल ना ही हुतीस को देने में करे, ना ही हिजबुल्लाह को फंड देने में करे और ना ही हमास को फंड देने में करे। अब ये चीज जब ईरान सुनता है फिर भड़क जाता है, कहता है कि यार डील करनी है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। अब ये चीज जब अमेरिका सुनता है तब अमेरिका कहता है अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम मुझसे गेहूं, चावल और मक्का खरीद लो। अब ये बात जब ईरान सुनता है फिर भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा चाहे जो हो जाए। चूंकि जो अमेरिका की सीड्स है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये जिस जगह पे बोए जाते हैं या फिर जिस फसल में इनका मिक्सचर होता है वो फसल फिर हमेशा के लिए खराब हो जाती है। और यही वजह है कि ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि हम तुमसे कोई भी फसल नहीं खरीदने वाले। अब ये बात जैसे ईरान के बारे में अमेरिका को पता चली, अमेरिका ने अपना रुतबा फिर से चेंज किया और चेंज करने के बाद साफ तौर पे अमेरिका का अब ये कहना है कि कोई बात नहीं, गेहूं, चावल, मक्का और सोयाबीन हम खुद ईरान से खरीदेंगे। यानी एक बार फिर से यहां भी अमेरिका घुटनों पे आया है। क्योंकि जो अमेरिका ये कहता था कि तुम अपने पैसे का इस्तेमाल कहां करोगे ये हम डिसाइड करेंगे, अब वही अमेरिका अपने ही पैसे देके ईरान से गेहूं, चावल और सोयाबीन, मक्का जैसी चीजें खरीदेगा और इससे ईरान के अंदर डॉलर आएंगे और ईरान की तरक्की होगी। खैर, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल रही है। इधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से एक बड़ी अपडेट निकल के सामने कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में एक जहाज पे बड़ा हमला हुआ है। अब ये हमला क्यों हुआ इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि अगर किसी को भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पार करना है तो सबसे पहले उसको हमसे परमिशन लेनी होगी और कोई भी जहाज उसी रास्ते से पार होगा जिस रास्ते की जानकारी हम उसको देंगे। अब ये बात ईरान ने बोली, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ तमाम दुनिया के जहाजों के पंख निकलने लगे। नॉर्दर्न पोर्ट की बात हुई थी लेकिन वो जहाज साउदर्न पोर्ट से जाने लगा और इसी दौरान ईरान ने ड्रोन हमला करके उस जहाज को डैमेज कर दिया। अब जैसे ये खबर दोस्तों निकल के सामने आई, अब खबर ये है कि जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन थे, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कई सारे लोग फंसे हुए थे, कई सारे लोगों की जहाजें फंसी हुई थी, अब तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और रोकने के बाद अब 11,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में फंसे हुए हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल रही है। इधर बड़ी अपडेट अब निकल के सामने आ रही है कि इजराइल अब यमन पे हमले की तैयारी कर रहा। क्यों, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आप मुझे डेली नहीं सुनते तो आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी। दरअसल आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि सोमालिया में एक जगह है जिसको वहां के विद्रोहियों ने अलग थलग कर लिया और कहा कि हमको मान्यता मिले, हम एक नए देश के मालिक हैं। मतलब देश के दो टुकड़े हुए और ये कहा गया कि हमको नया देश बना के दिया जाए। पूरी दुनिया में किसी ने भी उस पर नए देश की मुहर नहीं लगाई और ना ही किसी ने मान्यता दी, लेकिन इकलौता इजराइल ऐसा था जिसने कहा कि ठीक है, मान्यता देंगे और वहां पर अपना दूतावास खोलेंगे। अब ये खबर सुनने में जितनी आसान है दोस्तों, उतनी आसान चीजें हैं नहीं।
दरअसल सोमालीलैंड को मान्यता देके इजराइल ने क्या प्लान बनाया कि हम सोमालीलैंड में अपना एयरबेस बनाएंगे ताकि आने वाले टाइम में यमन को और बाकी देशों को काउंटर करना हमारे लिए आसान हो। अब ये प्लान जैसे यमन को पता चला, कल यमन के हूतीज की तरफ से धमकी निकल के सामने आई। यमन के हूतीज ने साफ तौर पे कहा कि अगर एक भी इजरायली फाइटर जेट सोमालीलैंड के ऊपर दिखाई देता है तो ऐसे हाल में उस जहाज को हम मार के गिरा देंगे। अब ये बात तो साफ है कि इजराइल वहां पे इतनी आसानी से एयरबेस नहीं बना पाएगा और यही प्लान है इनका कि सबसे पहले हम यमन पे हमला करेंगे, यमन को डैमेज करेंगे ताकि यमन के जो हूतीज हैं वो सोमालीलैंड में हमारे बन रहे बेस को ना टारगेट करें, ना ही उसको डैमेज करने का काम करें और हम आराम से वहां पे अपना एयरबेस बना सकें। और इसी को लेके एक बार फिर से तकरार हो सकती है, चूंकि जो हूतीज ग्रुप है वो भी ईरान की प्रॉक्सी है और ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी फ्रंट पे अगर हमारे हमला होता है तो सीज फायर कंप्लीटली टूट जाएगा। और यहां से ये भी अब कयास लगाया जा रहा है कि सीज फायर टूटने की कगार पे है, क्योंकि आज हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक कारनामा किया गया। दरअसल हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार कल रात में ताबड़तोड़ लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई और इतनी भयानक एयर स्ट्राइक हुई कि अब लोगों का कहना है कि यार सीज फायर तो बचा ही नहीं है। लेकिन इसी के जस्ट बाद हिजबुल्लाह की तरफ से भी पलटवार देखने को मिला और इस बार क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने अपने पलटवार का वीडियो बनाया बाकायदा और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दिया। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप भी देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइलों को इजराइल के ऊपर दागा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हिजबुल्लाह ने ये गलती कर दी, क्योंकि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की थी, इजराइल ने उसके सबूत दुनिया के सामने नहीं दिखाए। इजराइल ने क्या कहा कि हमने किसी खास लोकेशन पे हमला किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने दोस्तों जो ये वीडियो जारी कर दिया, अब इजराइल को एक बढ़िया मौका, एक बढ़िया बहाना मिल गया है कि अब इजराइल पूरी दुनिया में घूम घूम के ये प्रूफ करने पर लग जाएगा कि देखो हम तो कितने अमन पसंद लोग हैं, हम कितने शांत लोग हैं। लेकिन इधर जो हिजबुल्लाह है देखो हमारे ऊपर कैसे हमला कर रहा। मतलब 1-1.5 मिनट की जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, इस वीडियो के माध्यम से अब इजराइल पूरी दुनिया में प्रूव करने में जुट जाएगा और उसकी पीआर टीम, चूंकि सोशल मीडिया उसका है भाई, व्हाट्सएप उसका है, फेसबुक उसका है, तमाम चीजें उसकी है, इवन ट्विटर जो है वो भी एलोन मस्क का है, यानी अमेरिका का है। ऐसे हाल में अब इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा पुश किया जाएगा कि भाई साहब देखो हिजबुल्लाह जो है वही हमले कर रहा है, इजराइल तो बिल्कुल खामोश है। खैर इसी दौरान दोस्तों ईरान बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जिस हिसाब से इजराइल लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है ये चीजें एडमिसेबल नहीं है और अगर ऐसा करता रहा इजराइल तो आने वाले टाइम में हमारी तरफ से भी बड़े पलटवार देखने को मिलेंगे। और इधर अमेरिका ने भी इजराइल को समझाया कि मौके की नजाकत को समझो, हमला बंद कर दो। लेकिन इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि ना ही हम हमला बंद करेंगे और ना ही लेबनान के अंदर से हम बाहर निकलेंगे। यहां तक इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज ने कहा कि रही बात लेबनान की, तो लेबनान आप भूल जाओ, हम ना गाजा से निकलेंगे और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम सीरिया की भी जमीन लेंगे। मतलब साफ तौर पे सीरिया की भी जमीन छीनने की बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज ने बोली। लेकिन पूरी दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है ईरान को छोड़ के जो इस मामले में आवाज तक उठा सके। क्यों? अब आपको दूसरी बात बताता हूं। आज जेडी वेंस ने कहा, रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं, जेडी वेंस ने साफ तौर पे कहा कि जितने भी देश अपने आप को बड़े कट्टर इजरायली बनते हैं, प्रो इजरायली बनते हैं कि हम इजराइल के बड़े कट्टर सपोर्टर हैं, हम इजराइल के बड़े पक्ष में खड़े हैं, उनसे कई गुना ज्यादा अच्छा यूएई है। मतलब यूएई के बारे में अमेरिका का यह नैरेटिव है कि भाई साहब यूएई सबसे ज्यादा प्रो इजरायली है। मतलब जो एक समझौता भी हुआ था अब्राहम अकॉर्ड, उसमें भी सबसे पहले यूएई आया था। बाकी हर मामले में आप देखेंगे खबर भी इसमें आई थी कि भाई साहब जब अमेरिका और इजराइल जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे तो यूएई इसमें शामिल था। तमाम चीजें, जीसीसी को भी यूएई ने छोड़ दिया। तो ये तमाम चीजें इस तरफ चिक चिक के इशारा कर रही हैं कि जेडी वेंस ने जो कहा कि यूएई प्रो इजरायली है तो गलत नहीं कहा। और यही वजह है कि ईरान ने ठोका था। तब पूरी दुनिया कह रही थी कि बताओ एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश को मार रहा, बताओ अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो ईरान इनको मारने के बजाय किसको मार रहा है? यूएई को मार रहा, कतर को मार रहा, बहरीन को मार रहा।
कुवैत को मार रहा। क्यों मार रहा, आप समझ में आया? क्योंकि ये खुद प्रो इजरायली हैं, ये इजराइल को बाप मान के बैठे हैं। ये बात जेडी वेंस ने साफ तौर पे बोली। अच्छा, ये बात अगर गलत है तो यही साफ तौर पे कहे कि ऐसा कुछ नहीं, हम ईरान के भाई हैं। और अगर ये बात नहीं बोल सकता तो मतलब बड़ा साफ है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप फला काम कर रहे हैं और आप शांत हैं तो इसका मतलब आप भी जान रहे हैं कि वो काम आप कर रहे हैं। नहीं तो आप मुझे काउंटर करेंगे कि भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा। खैर, इसी दौरान दोस्तों सूडान से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि यूएई के आरएफ के एक ड्रोन को सूडान आर्म फोर्स ने मार के गिरा दिया। आपको सूडान की कहानी मैंने बताई थी कि कैसे 3 से 4 लाख, मतलब गाजा उसके लिए एक छोटा सा आंकड़ा है। सूडान में इतने मासूम मारे गए हैं सोने की लालच में कि वहां पे सड़क जो थी, जो जमीन थी, वो खून से लाल हो गई थी। सैटेलाइट इमेज से उसका खुलासा हुआ था, इतनी भारी तादाद में वहां पे खून बिखरा हुआ था। आप सोच के देखिए कि सूडान पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सोने वाला देश है, लेकिन इसके बावजूद भी सूडान के अंदर गरीबी है। सूडान के लोग खाने को तरस रहे हैं, क्योंकि वहां पे यूएई और सऊदी अरब ने ऐसा तहलका मचाया है। सूडान के लोगों को बदुआ मजदूर बना के उनसे सोना खुदवाया जाता है और उस सोने का इस्तेमाल करके ही आज दुबई इतना अमीर है। मतलब हराम की कमाई है। और कहानी दोस्तों ये है कि सूडान के लोग भी मुस्लिम हैं, लेकिन रंग भेद ऐसी चीज होती है कि भाई साहब ये गोरे वाले मुस्लिम, मतलब लड़ाई केवल सिया सुन्नी की नहीं होती है, लड़ाई मिडिल ईस्ट में गोरे काले की भी है। सूडान वाले रेगिस्तान के करीब रहते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा काले हैं, तो उनको एकदम अफ्रीकन लोगों जैसा ट्रीट किया जाता है कि ये तो विदेशी यहाँ के है ही नहीं। उनको गुलाम बनाया जाता है, उनसे मजदूरी करवाई जाती है और उन्हीं का सोना चुरा के पूरी दुनिया में आज दुबई और सऊदी अमीर बने बैठे हैं। तो आप सोच के देखिए कि इन देशों की सच्चाई क्या है। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट डेनमार्क से निकल के सामने आ रही है और डेनमार्क में ऐसी चीज हुई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल डेनमार्क में वहां के मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि आज के बाद कोई अजान नहीं दे पाएगा, क्योंकि अजान से उनको दिक्कत है। मिनिस्टर का कहना है कि जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, पाकिस्तान में बैठा हूं, इतनी तेज तेज अजान की आवाजें आती हैं। और इसी के बाद ये फरमान जारी किया गया कि अजान नहीं हो सकती। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि डेनमार्क के खिलाफ कोई भी देश बोलने वाला नहीं है कि यार कम से कम बेसिक ह्यूमन राइट होता है कि आदमी अपनी इबादत कर सकता है। ठीक है, आप नॉर्मली भी बोल सकते थे कि यार माइक का प्रयोग ना करो, ये ना करो, वो ना करो। हर जगह अब ये चीज़ें हो रही हैं कि धार्मिकता धीरे धीरे खत्म की जा रही है। लेकिन इस हिसाब से कमेंट करना कि मुझे लगता है कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, इसका मतलब ये है कि यार मुसलमानों का एक देश होना चाहिए, वहां पे कोई और ना रहे। यही तो थॉट प्रोसेस है फिर। और डेनमार्क ने ऐसे कमेंट को ऐसे मौके पे किया जहां पूरी दुनिया मुस्लिम बनाम हो चुकी है। यानी एक तरह से आग में घी डालने वाला काम डेनमार्क ने किया है और किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया। ना कोई संगठन यूएन गया, ना ही किसी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और ना ही कोई बड़ा न्यूज चैनल आपको ये बात बताएगा कि डेनमार्क में ये चीजें हो रही कि अजान पे ही पाबंदी लगा दी। अब आप सोच के देखिए कि लोगों की मानसिकता धर्म को लेकर कहां तक पहुंच चुकी है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है भारत के जो वायुसेना है उसके हवाले से कि भारतीय वायुसेना में एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। भारतीय वायुसेना में एक नया रडार और डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया गया और इस रडार और डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात दोस्तों ये है कि ये किसी ड्रोन को भी पकड़ सकता है और इसका नाम जो है वो भी आपको बता दे रहा हूँ, इसका नाम है नेत्र। ये किसी भी चीज़ को देख के कैच कर सकता है, ये सटीक दूरी और लोकेशन बता सकता है, उस आने वाले प्रोजेक्टाइल की इंटेंसिटी बता सकता है कि आएगा तो कितना इम्पैक्ट करेगा, अच्छा इससे कैसे बचा जा सकता है, ये तमाम चीज़ें बताएगा। और ये किसी विमान में लगाया जाएगा, ऐसा नहीं कि ज़मीन पे रखा गया, ये विमान में लगाया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे फाइटर जेट कहीं किसी ऑपरेशन में गए, कहीं किसी दुश्मन से लड़ने गए, तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा कि सामने वाले दुश्मन ने भी कोई मिसाइल, कोई प्रोजेक्टाइल छोड़ा है। और ऐसे हाल में हमारे फाइटर जेट को, हमारे फाइटर पायलट को अपनी ज़िंदगी बचाने में भी आसानी होगी, सहूलियत होगी, और साथ ही उस प्रोजेक्टाइल के जो लॉन्चिंग रेंज है उसको कैलकुलेट करने में भी सहूलियत होगी, यानी उस एयरबेस पे भी हमला किया जा सकेगा। और ये भारत की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा माना जा रहा है, चूँकि ऐसी ताकत बहुत कम देशों के पास है, ऐसी क्षमता बहुत कम देशों के पास है। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी थोड़ी देर में कई सारी ऐसी अहम खबरें आनी हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है। रिसर्च टीम उस पर रिसर्च कर रही है, तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चंद घंटों में ऐसी खबरें आपको दूंगा कि एक बार आपका दिमाग हिल जाएगा। साथ ही थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वजह से आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की बात करें।